साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपनी 10 के दम सीरीज में हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। साथियों ये हमारी सीरीज लगातार चल रही है। आप हमारे प्लेलिस्ट कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में जाकर के 10 के दम सीरीज से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस का लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स के, जो आगे आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। आप इसका लाभ उठाने के लिए तुरंत जाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए, आप उसका बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, आप तुरंत इसको आप रिवाइज कर सकें। और आगे आने वाले चाहे पेट का एग्जाम, चाहे सुपर टेट का एग्जाम, चाहे यूपीपीसीएस हो, हर एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं आज के क्वेश्चन हिस्ट्री के। पहला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता सर्वप्रथम किन राज्यों में विकसित हुई? हमारे भारतवर्ष में वैदिक सभ्यता सिंध सभ्यता के बाद विकसित हुई मानी जाती है। लगभग 2000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका विकास काल माना जाता है। कब तक? 2000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। कहाँ? पंजाब और हरियाणा में सर्वप्रथम आर्य आके बसे। पंजाब और हरियाणा राज्यों में ये सबसे पहले विकसित हुई मानी जाती है। आहत सिक्के किसे कहा जाता है? साथियों ये हमारे कब थे? ये प्राचीन युग के सिक्के हैं, आहत सिक्के। आहत सिक्के का मतलब होता था जब जिन पे केवल चिन्ह अंकित होते थे, कोई अभिलेख अंकित ना हो करके, कोई आकृति अंकित ना हो करके, जिसपे चिन्ह अंकित होते थे। ये पूर्व पाषाण काल के सिक्के हैं, प्राचीन काल के सिक्के। जिन पर चिन्ह अंकित होते थे, चिन्ह अंकित होते थे। कोई शिलालेख या आकृति नहीं पाई जाती थी, उनमें चिन्ह अंकित होते थे, उनको हम आहत सिक्के कहते हैं। शीशे के सिक्के किस वंश ने जारी किए थे? तो सातवाहन वंश के, सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। और हिंद और यूनान लोग के शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। अब कुषाण वंश के शासकों ने भी सोने के सिक्के जारी किए थे। बौद्ध साहित्य के मुख्य अंग क्या है? ये इसके साहित्य एक जातक है, जातक और पिटक। बौद्ध साहित्य में दो जो प्रमुख हैं, जातक और पिटक। जातक में बौद्ध भगवान जो थे, भगवान बुद्ध, उनके पुनर्जन्म संबंधित कथाओं का इसमें संकलन है। और पिटक में बौद्ध की, बुद्ध भगवान की, किसकी नीतियों का उसमें वर्णन है। पिटक 3 है आपके, श्रुति पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है। इन पे एक दिन हम पूरा क्लास ले लेंगे बौद्ध साहित्य पे। शुंग वंश की जानकारी के प्रामाणिक अभिलेख किसमें मिलते हैं? तो महाभाष्य में, पाणिनि के महाभाष्य में, महाभाष्य जो पाणिनि ने लिखा था, और कालिदास के मालविका अग्निमित्र में, मालविका अग्निमित्र में, और पाणिनि के महाभाष्य। पाणिनि की पुस्तक है ये कालिदास जी की। तो आपके पाणिनि के महाभाष्य और मालविका अग्निमित्र कालिदास की जो पुस्तक थी उससे मिलते हैं शुंग वंश की जान। ये मालविका अग्निमित्र लिखा है, लिख देते हैं मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र। तुर्क के चहलगानी क्या है? ये इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक गिरोह बनाया था, एक समूह बनाया था 40 सरदारों का, अमीरों का, जो इल्तुतमिश को शासन व्यवस्था में सहयोग करते थे। 40 उनके वफादार जो सरदार थे, उनका गिरोह था। 40 सदस्यीय समझ लीजिए एक समिति बनाई थी, उसी को तुर्क चहलगानी कहा जाता है। तो इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 सरदारों की समिति
जो उसकी शासन व्यवस्था को संभालने में मदद करते थे। इसको बाद में बलबन ने इसको ख़त्म कर दिया था, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा, इन अमीरों का बहुत ज़्यादा दखल हो गया था राज्य व्यवस्था में। चंगेज़ खान ने भारत पे कब आक्रमण किया? तो दोस्तों माना तो जाता है कि 1221 में आक्रमण किया, लेकिन वास्तव में चंगेज़ खान ने भारत पे आक्रमण नहीं किया, क्योंकि उसने ख्वारिज के शासक को भगा करके, उसका भतीजा राज करता था अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में, उसको हरा करके उसको भगाया था। तो उसका भतीजा भाग के भारत की तरफ आया था, महमूद नाम था उसका, तो भारत की तरफ आया था। लेकिन उसने उस समय इल्तुतमिश का शासन था, तो इल्तुतमिश ने चंगेज़ खान के बारे में सुन रखा था। मंगोल शासक बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत विशाल का सेना लेके चलता था, सबको जीत लेता था, जहाँ जाता था आक्रमण करता था, रौंद देता था बिल्कुल। तो इल्तुतमिश ने उसको आश्रय देने से मना कर दिया। जो ख्वारिज उनका शासक था उसका भतीजा था, तो इस बात से प्रसन्न हो गया था चंगेज़ खान, तो इसको दंड नहीं दिया था इल्तुतमिश को, और वो आगे निकल गया था, भारत पर आक्रमण नहीं किया था। लेकिन आक्रमण करने पूरे प्रोग्राम से आया था कि जो उसको आश्रय देगा उसको हम नस्तनाबूद कर देंगे। हम्पी क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो हम्पी के खंडहर अभी विजयनगर का राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, पुरानी राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी थी। हम्पी के खंडहर अब भी बहुत प्रसिद्ध हैं, माने जाते थे। और इसको तुलु वंश के जो शासक थे कृष्णदेवराय, वो यहाँ पे शासन करते थे। बहुत प्रसिद्ध राजधानी थी हम्पी। होली के उत्सव में सार्वजनिक रूप से भाग लेने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ये हिंदुओं के लिए बहुत ही सहिष्णु था, सभी धर्मों को बराबर की मान्यता देता था। तो ये जो था मोहम्मद बिन तुगलक। हिंदुओं के त्योहारों को भी प्रश्रय देता था, इसलिए होली के उत्सव में सार्वजनिक रूप से वो भाग लिया था उसने। कालीकोटा का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो ये दक्कन के मुसलमानों तथा विजयनगर साम्राज्य के राजा के बीच हुआ, जिसमें सदाशिवराव उसमें काम राजा था। मोहम्मद बिन उस समय जब कालीकोटा का युद्ध हुआ, इसे राक्षसी तांगड़ी का भी युद्ध कहते हैं, और बन्नी हट्टी का भी युद्ध इसे कहा जाता है। राक्षसी तांगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध। चाहे आपको तालीकोटा का युद्ध कहे, चाहे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहे, चाहे बन्नी हट्टी का युद्ध कहे, एक ही बात है। ये 1565 ईस्वी में हुआ। दक्कन के मुस्लिम राजा और विजयनगर के राजा सदाशिवराव के साथ हुआ था, जिसमें विजयनगर के राजा की हार हुई थी। बहुत प्रमुख युद्ध माना जाता है। वहाँ से विजयनगर सम्राट की समझ लीजिए पतन शुरू हो गया था। तो दोस्तों ये रहे हमारे हिस्ट्री के 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो रिवाइज कर लिए दोस्तों। और भी ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए, इससे अच्छे और ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। 10 कदम सीरीज में लगभग 500 क्वेश्चन का कलेक्शन है। साथियों रिवाइज कर लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। इनमें से आपको अधिकतम वनडे एग्जाम के क्वेश्चंस मिलेंगे, आने वाले क्वेश्चंस। साथियों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, सफल होइए। जय हिंद।